नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री की तीसरी टेस्ट सीरीज। दो सीरीज आप लोगों ने बहुत पसंद की हैं और आप लोगों के कमेंट पढ़ के तो मेरा दिल सच में गदगद हो गया है। और सभी ने बस यही कहा कि सर इस सीरीज को एग्जाम तक कंटिन्यू रखा जाए और इसी तरीके से हर विषय कंप्लीट कराया जाए। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एकदम परेशान ना हो। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, करंट सब कुछ इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ करा दूंगा। और अभी हमारे पास 3 महीने से कुछ अधिक समय है और 3 महीने में हम आपकी इतनी बेहतर तैयारी करवा देंगे, ठीक है। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, वो निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस आपकी तभी काम आएगी जब आपने चीजें पहले से पढ़ रखी है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल अनभिज्ञ है और आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपकी तैयारी बहुत वीक है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपकी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक है तो हम उसको और बेहतर, इतना बेहतर कर देंगे कि आप सिलेक्शन के नजदीक ही नहीं बल्कि सिलेक्शन की बाधा को पार कर जाएंगे निश्चित रूप से। क्योंकि हम यहाँ पर तैयारी आपकी एकदम से मल्टी डायमेंशन होकर करा रहे हैं, मतलब हर बिंदु पर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं या देखते हैं, जो आपने पढ़े हैं, वो मतलब हम क्वेश्चन वही है लेकिन हम उनका थोड़ा सा प्रकृति बदल देते हैं, उनका पूछने का तरीका बदल देते हैं। साथ ही साथ जो उसकी व्याख्या है या उससे रिलेटेड और क्या चीजें हो सकती हैं, हम उस पर भी विचार कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है, एकदम चलती रहेगी, ठीक है। और जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं अब या जो नई तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, तो अपने ये डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। एप्लीकेशन है, ये टेलीग्राम है, ये 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। किसी आपकी समस्या के समाधान के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और इतने सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, हिंदी सीरीज, करंट की सीरीज, सब कुछ चल रहा है। ये आपको डीपी एडुकर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको ज्वाइन करना है आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं तीसरी सीरीज हिस्ट्री की, और जल्दी ही आपको पॉलिटी की सीरीज भी मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी हम जो है हिस्ट्री और पॉलिटी लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और हमने ये शेड्यूल बना रखा है जिसमें मैंने कहा भी था और टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर और शाम को 7 बजे मिलेगा, ठीक है। तो जो मॉर्निंग वाला वीडियो है, हमारी कोशिश ये पूरी रहेगी कि आपका ये सीरीज है यही वाला रहे। इसमें आपकी कभी हिस्ट्री हो सकती है, कभी ज्योग्राफी हो सकती है। और जो शाम का वीडियो है वो आपका रहेगा करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो जीएस और करंट आपका साथ साथ चलता रहेगा। बीच में हम इसमें हिंदी भी इंक्लूड कर लेंगे, समाहित कर लेंगे, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आपको दिन में 2-3 वीडियो मिलते रहेंगे। तो इतने से आपकी बेहतर तैयारी होती रहेगी। ये वीडियो मुश्किल से 40 मिनट 50 मिनट का या अधिकतम 1 घंटे का होता है, लेकिन ये 1 घंटे आपको इतना मजा देके जाते हैं, इतना एंजॉय देके जाते हैं और इतना आपकी तैयारी करा देते हैं कि शायद ये जितना आपने यहाँ पर पढ़ लिया शायद आपको 2-3 घंटे में भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन प्रश्नों पर हमारी टीम तो मेहनत कर ही रही है, साथ ही मैं भी इतना मेहनत करता हूं, कम से कम 2-3 बार इन प्रश्नों को देखता हूं कि हम प्रश्न की व्याख्या में और क्या ऐड कर सकते हैं और हम क्या इसको बढ़ा सकते हैं, प्रश्न को और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, ताकि एक ही प्रश्न से आपको अच्छी खासी और बहुत सारी जानकारी मिल जाए। जैसे आप इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद का 9वां मंडल, ठीक है, यहां पर कहा है ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऐत्रेय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें से कौन से कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। अब बताइए आप, आपको हम 4 से 5 सेकंड का समय देते हैं, आप सोचिए और एक जो है कोई भी विकल्प चूज कीजिए, फिर हम लोग आते हैं उत्तर पर, ठीक है। केवल एक सही है। कैसे? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। वेद हमारे पास 4 हैं, ठीक है, 4 वेद हैं। और वेद के साथ साथ कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपने देखा होगा
ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। यहां पर जैसे कि वेद है, ठीक है, फिर आपके आ गए ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं आरण्यक, फिर आपके आ जाते हैं उपनिषद। इतनी चीजें आपने पढ़ी होंगी, है ना, निश्चित रूप से आपने हिस्ट्री में इतना पढ़ा होगा। देख लीजिए, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। अभी सब बता देते हैं। पहले हम प्रश्न का उत्तर देख लें कि पहला वाला आपका सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, ठीक है। दूसरा वाला आपका विकल्प गलत है। ऐत्रेय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है, ऐसा नहीं है। जो ऐत्रेय और जो कौशिकी है ये किसके हैं? ऋग्वेद के हैं, ठीक है। अब देखिए, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ क्रमशः कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है। सामवेद का कौन सा है? पंचविश और षड्विश, ठीक है। पंचविश, षड्विश और जैमिनी, इसके 3 हैं। यजुर्वेद के कौन है? शतपथ और तैत्रीय, ठीक है। जो शतपथ है उसको कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद और जो तैत्रीय है उसे कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद। ये बात भी परीक्षा में पूछी जाती है और कई बार पूछी गई है, ठीक है, कि शुक्ल यजुर्वेद कौन सा है और कृष्ण यजुर्वेद कौन सा है। तो जो शतपथ है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और जो तैत्रीय है वो आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद, ठीक है। तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऐत्रेय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है, नहीं, बिल्कुल नहीं संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित, ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित है। अब बात आते हैं कि वेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और आरण्यक क्या है और उपनिषद क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जो हमारा मूल इतिहास है या जो मूल चीजें हैं तो उसमें 4 वेदों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, 4 वेदों का वर्णन किया गया है। अब जो वेद जो लिखे गए थे, ठीक, अब चूंकि सही बात तो यह है, वेद तो हम लोगों ने तो नहीं पढ़े, लेकिन जो पुराने ऋषि मुनि रहे हैं या जो विद्वान वगैरह होते थे या जो हिंदी के कोई बड़े बड़े विद्वान हैं, ठीक है, या रिसर्चर हैं, तो वो जो है वेदों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, वेद जो है बहुत कठिन भाषा में लिखे गए हैं, एकदम क्लिष्ट भाषा में, मतलब आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वेदों की भाषा को समझ पाए। तो वेदों को आसान करने के लिए, वेदों की भाषा को समझने के लिए, या ऐसे कहो कि वेदों के जो सहयोगी चीजें हैं उनको कहा गया है ब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों को सरलीकृत भाषा में लिख दिया गया है ताकि उसको आम लोग भी या आम जन भी समझ सके कि ऋग्वेद के कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। अगर इनको ये पढ़ लेता है कोई व्यक्ति, ऐत्रेय और कौशिकी को, तो वो ये समझ पाएगा कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है या ऋग्वेद में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? बेसिकली ऋग्वेद, यानी जो वेद है, वेदों को समझाने के लिए या वेदों को सरलीकृत करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आरण्यक। वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्यक क्या है? देखिए, अब क्या है कि पहले जो शिक्षा दीक्षा होती थी तो कोई कापी कलम दवा तो ऐसा था नहीं, ठीक है, कि मतलब जो है लिख के दे रही है। तो जो जंगल में ऋषि मुनि होते थे, अपने शिष्यों को जो शिक्षा देते थे, यानी कि जंगल में या वनों में जो ऋषि मुनि अपने शिष्यों को पेड़ के नीचे बैठा के शिक्षा देते थे, तो उसको कहा गया है आरण्यक, ठीक है। और उपनिषद क्या है? यानी कि उपनिषद और इन सबके सहयोगी, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट चीज है, लास्ट में जोड़े गए हैं, यानी कि वेदों को या ब्राह्मण ग्रंथों को और सरलीकृत करने के लिए और आसान बनाने के लिए इनको उपनिषदों को बाद में जोड़ दिया गया, हालांकि इनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, ये आपको समझना है। तो जो आपका प्रश्न था उसमें सिर्फ एक विकल्प सही है, दूसरा वाला गलत था। और उसके साथ साथ आपने सारी चीजें देख ली है कि वेदों में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, आरण्यक क्या है और क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आगे चल करके पढ़ाई करेंगे। अगला प्रश्न आता है, कथन यह है कि चोल वंश का संस्थापक पल्लवों का सामंत था, ठीक है। कारण यह है कि राजेंद्र चोल ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। अब पूछा यह गया है, कोई कूट वाला प्रश्न है, कथन और कारण में अक्सर पूछे जाते हैं। 22 दिसंबर का एग्जाम आपने देखा ही होगा, दिया होगा या फिर पेपर आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस स्तर की तैयारी करनी है।
ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक की व्याख्या करती है। ए आर और दोनों सत्य हैं, को हटा दी, सत्य है, लेकिन तो आर एक की व्याख्या नहीं करता है। ए सही आर गलत, आर सही ए गलत, ठीक है, तो ये आपको बताना है। उत्तर इसका देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये तो सही है किंतु आर गलत है। कैसे? विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। विजयालय पल्लव शासकों का सामंत था, ठीक है, पल्लव शासकों का सामंत था, बिल्कुल। तो चोल वंश का संस्थापक था वो पल्लवों का सामंत था, ये बात तो बिल्कुल सही है। परांतक प्रथम, जो परांतक प्रथम था जिसका कार्यकाल था, ये शायद कुछ यहां पर मिस हुआ है, तब जो भी हो खैर इसको छोड़िए। जो परांतक प्रथम था वो चोल आधिपत्य की वास्तविक स्थापना का श्रेय इसको जाता है, यानी कि परांतक प्रथम ने जो चोल वंश था उसकी स्थापना की थी। जो दूसरा था मदुरै के पांड्य शासकों को पराजित करने के बाद परांतक प्रथम ने, ये जो परांतक प्रथम था इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी, जबकि प्रश्न में क्या है? राजेंद्र चोल, ठीक है, तो राजेंद्र चोल नहीं, परांतक प्रथम, परांतक प्रथम। अब कुछ लोग हो सकता है इसका नाम भी ना सुना हो, जिन्होंने अच्छे से इतिहास नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने दक्षिण भारत को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है उनको नाम ना पता कि परांतक प्रथम कौन है। तो राजेंद्र चोल ने नहीं बल्कि परांतक प्रथम ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी, इसलिए कथन तो सत्य है लेकिन जो कारण दिया गया है वो असत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको हल करना है और समझ के करना है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं था? हां और ना, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, स्थित था या स्थित नहीं था। पता चले कि जब प्रश्न हल कर रहे होते हैं तो जल्दबाजी में एकदम देखा करें ये तो सब पढ़ा हुआ है, और पूछा गया तो वहां पर नहीं था, तुमने लिख दिया कि वहां पर था, ठीक है। तो ये और प्रश्न में सत्य पूछा गया है कि असत्य पूछा गया है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। और जहां पर भी सत्य असत्य लिखा हो ना उसको इस तरह से अंडरलाइन कर देना चाहिए, ठीक है। नहीं यहाँ जो भी शब्द लिखा अंडरलाइन, तो आपको ध्यान रहेगा कि नहीं बराबर नहीं वाला हमको विकल्प बताना है, ठीक है। तो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं था। चनहुदड़ो, रंगपुर, कोटदीजी या मोहनजोदड़ो, ठीक है, कौन सा जो हड़प्पा स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर नहीं था, और वो उसका आंसर आपका मिल जाएगा रंगपुर, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर जो स्थित कौन कौन है? चनहुदड़ो है, कोटदीजी है, ठीक है, ध्यान रहे बाईं ओर मैंने मेंशन कर दिया है, और मोहनजोदड़ो कहां पर है? दाईं ओर, ठीक है। ये भी कभी कभी मतलब एग्जामिनर अगर इतिहास का कोई मतलब विद्वान टाइप का मिल गया और उसने पेपर बना दिया तो वो घुस के प्रश्न पूछ लेता है कि जो कोटदीजी है या जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाईं तट पर है कि बाईं तट पर। और ये पीसीएस में कई बार पूछा गया, जान लीजिएगा, पीसीएस और आरओ में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये दाया बाया वाला चक्कर, ठीक है, तो उसको समझ लीजिएगा। रंगपुर सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल तो है, लेकिन सिंधु नदी के किनारे नहीं, जो मादर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, मादर नदी किनारे स्थित है क्या? और ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है। बेसिकली ये गुजरात में एक जगह है सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र एक जो प्रांत पड़ता है छोटा सा, तो वहां पर ये स्थित है, कौन सा? रंगपुर, और मादर नदी के किनारे स्थित है रंगपुर आपका। रंगपुर की खोज 1953-54 में रंगनाथ द्वारा की गई थी। इस स्थल से चावल के दाने भी मिले हैं जो धान की खेती का प्रमाण देते हैं। इस स्थल से पूर्व हड़प्पा के साक्ष्य भी मिले, यानी कि हड़प्पा से पहले भी कुछ सभ्यता या कुछ ऐसी चीजें रही होंगी, उसके साक्ष्य भी मिले हैं, चावल के दाने मिले हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर धान की खेती होती थी, तभी तो चावल मिलेगा ना, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है रंगपुर से मिली हैं, और कहां पर है? ये मादर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप में। अगला प्रश्न आते हैं, मौर्य साम्राज्य में कलिंग की राजधानी कौन थी? ठीक है, कलिंग की राजधानी कौन थी? तक्षशिला, कोसली, सुवर्णगिरी या पाटलिपुत्र? बता। मौर्य साम्राज्य में कलिंग, जो कलिंग राज था उसकी राजधानी कहां पर थी?
और सही उत्तर आपके पास मिलेगा तोसली। ठीक है, देखते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है, कितने प्रांतों में? 5। कि जो आप आज का भारत देख रहे हैं ना, आज का भारत तो बहुत छोटा है। उस काल का, उस समय का भारत पता है आपको? अफगानिस्तान का एरिया, काबुल का एरिया, बांग्लादेश का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, ये सारा भारत हुआ करता था। बहुत बड़ा राज्य था ये। ठीक है, तो जो अशोक था उसने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया था। और वे प्रांत कौन से हैं और उनकी राजधानियां कौन सी हैं? पहला आपका आता है उत्तरापथ, जिसका कहीं कहीं नाम आपको उदीच्य भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उदीच्य, जिसकी राजधानी थी आपकी तक्षशिला। यानी कि जो वर्तमान, अगर आप काबुल और अफगानिस्तान वाला जो एरिया देख रहे हैं, ठीक है, वो उस समय का उत्तरापथ या उदीच्य हुआ करता था, और जिसकी आपकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती, जिसकी राजधानी थी आपकी उज्जैन, मध्य प्रदेश जो आपका एरिया है उस साइड में आपका मिलता था अवंती। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग यानी कि वर्तमान में उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है, उड़ीसा वाला क्षेत्र कलिंग राज्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी तोसली थी। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। दक्षिणापथ, राजधानी स्वर्णगिरी, यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो जो दक्कन वाला एरिया है या पुणे महाराष्ट्र वाला एरिया है, तो उसको हम कह देंगे दक्षिणापथ, राजधानी स्वर्णगिरी। और प्राच्य, जो वर्तमान, जो मध्य प्रदेश है पूरा, तो उसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, यानी कि एमपी और जो बिहार वगैरह कुछ मिला करके कह लो, तो उसकी थी ये। तो ये थे आपके अशोक के 5 प्रांत। ठीक है, ये वाला आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली। समुद्रगुप्त के संदर्भ में असत्य कथन चुने। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित किया। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। यह विष्णु का उपासक था। असत्य कथन यहां पर तुरंत अंडरलाइन करिए। ठीक है, ताकि आपको पूछा है, याद रहे कि असत्य, फॉल्स पूछा जा रहा है, ट्रू नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, समुद्रगुप्त के संदर्भ में कौन सा एक कथन गलत है? आइए उत्तर मिलाते हैं। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, ये वाला आपका गलत है। नहीं, इसने नहीं की थी। देखते हैं पर किसने की थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चतुर्थ शासक तथा चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ये तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हरिशेण की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया हुआ है प्रशस्ति। क्या आया है? प्रशस्ति। आपने इतिहास को पढ़ा होगा, कुछ लोगों को हो सकता पता भी ना हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो आप बार बार पढ़ते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, आखिर प्रशस्ति है क्या और प्रशस्ति का मतलब क्या है? देखिए, प्रशस्ति का मतलब होता है कि प्रशंसा, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, यानी किसी की बड़प्पना करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, इसका मतलब होता है प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की जो विजय है, जितनी उसने विजय करी है, जितने युद्ध जीते हैं, उनका उल्लेख जो उनका दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिशेण। ठीक है, तो उसकी जो जितने भी विजय थे, तो उन विजयों की जो प्रशंसा की है या जो विजयों का उल्लेख किया है, वो उसने किया है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, यानी कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है, जो प्रयाग प्रशस्ति जिसको नाम दिया गया, उसमें हरिशेण के द्वारा समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। अर्थात हरिशेण ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है और इसी को कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, यानी कि प्रशंसा करना, प्रशंसा, सॉरी। ठीक है, ये है प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं और आर्यावर्त के 9 राजाओं पर विजय प्राप्त की। गुप्त साम्राज्य में गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में की थी। ठीक है, तो समय वो समुद्रगुप्त नहीं, ठीक है, समुद्रगुप्त नहीं बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में
गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो इसलिए आपका जो है ये वाला सी वाला विकल्प गलत हो जाएगा। और ध्यान रहे कि जो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को जो जीता था, जो 12 राज्यों को जीता था, लेकिन उस अंत में जो है जाकर के उस जीत जरूर लिया था, लेकिन उनके राज्यों को वापस कर दिया था। वापस कैसे किया था कि किसी की बहन के साथ शादी कर ली, किसी की बेटी के साथ कर ली, किसी की कुछ कर ली, मतलब कि उनसे मतलब कि वैवाहिक संबंध या मतलब कि कुल मिलाकर के सामाजिक संबंध, मतलब उनसे संबंध बना लिए और मतलब रिलेशनशिप बना लिया, ठीक है, मतलब कि शादी कर ली, ठीक, इस तरह से जो है कर लिया और जो है कहा कि चलो जाओ हमने जीत जरूर लिया है, मतलब हम जो है विजयी हो गए हैं और तुमको ये हमारा तुम्हारा राज जो हमको वापस करते हैं, ले जाओ अपना कमाओ खाओ और जाओ मतलब इस तरह जो है अपना दयालुता दिखाई और वापस कर दिए थे। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्नों की प्रकृति, मतलब हर तरीके के प्रश्न हम ला रहे हैं, आपको वन लाइनर प्रश्न बहुत कम मिलेंगे। हम जो है टीम से मैंने बोल रखा है कि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। ठीक है, जिस तरह से क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल लोक सेवा आयोग कर रहा है, हम लोग भी उससे कम नहीं है, हम उससे अधिक क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कथन कारण कूट है ना, ये सब मिलाने वाले सूची वाले इस तरह प्रश्न लाएंगे। और एक आध वन लाइनर आ भी गया तो उसमें भी इतनी व्याख्या डाल देंगे, इतने इफेक्ट डाल देंगे कि मतलब एक प्रश्न से हम 4-5 प्रश्न और तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए जजिया समाप्ति की कर, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, सॉरी जजिया कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, मनसबदारी व्यवस्था शुरू हुई, दीन ए इलाही की स्थापना। ठीक है, कब कब हुई, वर्ष लिखे हुए हैं, यहां पर आपको मिलाना है। ठीक, उत्तर पे आ जाते हैं, ये वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, 3, 2, 4, 1। अकबर के काल की घटनाओं का क्रम आप यहां से देखिए, जजिया कर की समाप्ति 1564, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 और मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत है वो आपकी 1575 में हुई है। ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। ठीक है, अब एक चीज देख ली, दीन ए इलाही। ठीक है, देखिए दीन अकबर जो है उसकी नीतियां अलग थी, बहुत सारे उसने अच्छे कार्य भी किए हैं, खराब भी किए अच्छे भी किए, जो भी दोनों चीजें हैं, लेकिन जो दीन ए इलाही है ना, इसने जो है एक, इसको आप धर्म कह लो या जो भी कह लो, ठीक, दीन ए इलाही ने इसकी स्थापना की थी। और दीन ए इलाही का मतलब होता है कि ये सर्वधर्म आधारित था, मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख का है, मतलब इसमें कोई भी शामिल हो सकता था, मतलब कि एक तरह से कह लो कि बहुत ही लिबरल। ठीक है, लिबरल मतलब कि जो व्यक्ति इस दीन ए इलाही में सम्मिलित हो जाएगा या इसकी सदस्यता ले लेगा तो मतलब उसका फिर अपना कोई धर्म या वो नहीं रह जाएगा। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के बड़ा ये लिबर्टी थी, मतलब कि लिबरल था एकदम से। तो दीन इलाही मतलब जो है इसका कोई बहुत किसी धर्म से कोई संबंध नहीं था, किसी भी धर्म से, ना ही हिंदू धर्म से ना ही मुस्लिम धर्म से, किसी नहीं, यानी कि अगर इसमें आप शामिल हो गए फिर आपका अपना कोई धर्म नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है दीन इलाही की स्थापना करी थी। चलिए, मुगलों एवं अफगानों के मध्य मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया है। मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके बीच? मुगलों और अफगानों के मध्य। 1545, 1560, 1555 या फिर 1550 कब हुआ था? और ये आपका है 1555 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में मुगल बादशाह हुमायूं और सूरी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि मुगलों में सबसे पहले बाबर आया था, दिल्ली पर शासन किया उसने, मुगल वंश का स्थापना कर डाला। ठीक है, इसके बाद फिर बाबर के बाद उसका बेटा यानी पुत्र हुमायूं शासक बना और हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। शायद आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा जिसको पढ़िए, उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली बार हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ है और दूसरी बार कब हुआ था। तो हुमायूं का जब पहली बार राज्याभिषेक हो गया तो इससे जो है हुमायूं से एक युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो उसमें हुमायूं पराजित हो गया था।
ठीक है। फिर इसके बाद जाकर के मान लो आपको बहुत शॉर्ट बता रहा हूं, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो अफगान सेना है, अफगान साम्राज्य है, शेर शाह सूरी भी अफगान शासक था, ठीक है। तो जो अफगान साम्राज्य बचा या जो अफगान सेना बची, तो अब जो है हुमायूं ने सोचा कि अब तो शेर शाह सूरी मर गया है, तो अब अगर हम अफगान सेना से के साथ युद्ध करते हैं या अफगानों से युद्ध करते हैं तो शायद हमको दोबारा से दिल्ली की सत्ता प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो जो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है वो 15 मई 1555 में, ठीक है। तो वो हुमायूं और यहाँ पर देखिए शेरशाह सूरी नहीं, सूरी साम्राज्य, तो शेरशाह सूरी का साम्राज्य बचा था उसके बीच होता है। और हालांकि इस युद्ध में हुमायूं जीत भी जाता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले उसका फिर से राज्याभिषेक किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और सूरी साम्राज्य के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। इससे हुमायूं की जीत हुई और पंजाब यानी कि जो दिल्ली पंजाब वाला पूरा क्षेत्र था वो मुगलों के अधीन हो गया। यह युद्ध अफगान सरदार नसीब खान और तातार खान के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये दो मतलब कि उनसे सेना नायक है, जो भी कह लो, अफगान सेना के बचे थे सरदार नसीब खान और तातार खान। तो ये अगर मच्छीवाड़ा का युद्ध आप पढ़ते हैं तो ये दो नाम आपको थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही दो प्रमुख थे जिन्होंने पूरी सेना का नेतृत्व किया था। यानी कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद यही पूरी सेना की कमान को या फिर अफगान सेना को या फिर अफगान साम्राज्य को यही दोनों संभाल रहे थे। तो इन्हीं ने जो है लड़ा था हुमायूं से युद्ध, लेकिन हार गए बेचारे, है ना। चलिए निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 1773 के बीच हुआ। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, कौन से सही है? एक, दो, दोनों या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। दो कथन दिए गए हैं। अगर आपने आंग्ल मैसूर युद्ध सही से पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रथम द्वितीय चतुर्थ जितने भी हुए हैं आपको नहीं पढ़े हैं, अगर आपका प्रश्न ये गलत हो जा रहा, आप नहीं सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको चारों युद्धों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और कहां पर कौन सी संधि हुई है और उस समय कौन जो है वो अंग्रेज शासक था, कौन वायसराय था, जो भी था, किसके नेतृत्व में हुआ है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्याख्या देखते हैं। उत्तर आपका सही, इनमें से कोई नहीं। दोनों कथन जो है वो असत्य है, ठीक है। क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य लड़ा गया था और यह युद्ध मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था, ठीक है। यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो समापन हुआ तो कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया है। इस युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी। कहां की? दूसरे वाले में मैंगलोर की संधि हुई, जबकि श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। यहां पर क्या पूछा गया था कि दूसरे आंग्ल में नहीं, दूसरे में नहीं, ठीक है। दूसरे में कौन सी हुई है? मैंगलोर। दूसरे आंग्ल मैसूर में मैंगलोर की संधि और तीसरे वाले में हुई आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि यहां पर टीपू आपने यहां पर पढ़ा होगा, ठीक है। हम यहां पर अंग्रेज शासकों बहुत ज्यादा नाम की व्याख्या बहुत लंबी हो जाती, लेकिन आपको यहां पर पता होना चाहिए कि चारों युद्धों में भारत की यानी कि जो भी उस समय शासक थे, तत्कालीन भारत के जो भी थे वो कौन थे और अंग्रेजों के शासक कौन थे, कौन वायसराय था, किसने जो है सेना का नेतृत्व किया और किस संधि से युद्ध का समापन हुआ और उसके प्रभाव क्या क्या रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, चूंकि ये जो 4 युद्ध हुए हैं ये बहुत जरूरी है, ये आपको पढ़ना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। सहायक संधि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। इसका प्रतिपादन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है। अब देखिए यहां पर कूट आ गए आपके कि कथन और कारण पे बात यहां पर बनेगी। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ए आर दोनों सही किंतु व्याख्या नहीं करता है। ए सही आर गलत, आर सही ए गलत, ठीक है। चलिए बताएं क्या हो सकता है। आंसर बता रहा है कि ए सही है किंतु आर आपका गलत है, ठीक है।
अब चलिए ये देखते हैं कि कैसे ये सही है और कैसे आर आपका गलत है। तो सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी, ठीक है, मैत्री संधि। मैत्री मतलब मित्रता वाली संधि, यानी कि हम आपसे हाथ मिला रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, ठीक है। तो संधि में मतलब कि कर रहे हैं तो उसमें कुछ शर्तें होंगी, ठीक है। सहायक संधि का मतलब ये होता है कि कुछ हमारी शर्तें होंगी, कुछ आपकी शर्तें होंगी, और इस तरह से हम लोग जो आपस में संधि कर लेते हैं, ठीक है। जो बहुत दिनों के जो रिश्तों पर धूल जम गई है, जो मित्रता एकदम से टूटती जा रही है और एक दूसरे को जो है कोई फूटी आंख देखना नहीं चाहता है, तो थोड़े से आप लिबरल हो और थोड़े से हम लिबरल हो और आइए जो है मित्रता की जो लकीर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपका जो एक प्रकार की मैत्री संधि होगी, जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। प्रश्न आपका था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, तो ये आपका गलत है। सही क्या है आपका? सही आपका लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो जो सहायक संधि का सिस्टम था वो कौन लाया है? लॉर्ड वेलेस्ली लाया है। सहायक संधि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। तो अंग्रेज उस समय अंग्रेज कह लो और इस समय आप जो है चाइना को कह लो, वो भी साम्राज्यवादी है, मतलब कि अपनी सीमा बढ़ाना है। भारत में देखो कहीं डोकला में घुस जाता है, कहीं कहीं घुस जाता है, कहता ये हमारा है वो हमारा, इस तरह चलता रहता। तो वही जो है आपका अंग्रेजों का सिस्टम था। इसके तहत सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे, ठीक है। अब देखिए जो आज का जो अखंड भारत है उस समय तो नहीं था। भारत बहुत सारी जो है छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जैसे कि हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, ये सब है ना, ये तो सहायक संधि कब किससे की है? हैदराबाद से हुई 1798 में। मैं इसकी केवल बनाना चाह रहा था लेकिन बन नहीं पाई जल्दबाजी में, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसा नोट कर सकते हैं। मैसूर की हुई है 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804, ठीक है। अब देखिए ये जो सहायक संधि हुई है इसमें अंग्रेजों की क्या शर्त थी? इसमें अंग्रेजों की शर्त ये थी कि देखिए जो भी आप राजा हो जिस देसी रियासत के, ठीक है, तो जो अगर आपको सेना की आवश्यकता, सेना तो हम आपको देंगे, ठीक है, लेकिन सेना का जो खर्चा है ना वो आपको उठाना पड़ेगा। जैसे कि उनके रहने का खर्चा, उनके वेतन का खर्चा, उनकी भर्ती का खर्चा, मतलब सेना तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो सेना का खर्चा मतलब आपको उठाना पड़ेगा। मतलब अंग्रेज जो है कुल मिला के बहुत चालाक थे, ठीक है, मतलब वो ऐसी तरकीब ढूंढते थे कि मतलब जो है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मतलब इस तरह की उनकी जो है नीति थी, ठीक है। तो इस तरह जो ये इन रियासतों से अंग्रेजों की यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्ष 1915 में अफगानिस्तान की अस्थायी भारत की सरकार में बरकतुल्लाह राष्ट्रपति थे। 1915 में जो है अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार बनी थी, भारत सरकार, ठीक है, तो उसमें बता रहे हैं कि बरकतुल्लाह राष्ट्रपति। भीकाजी रुस्तम कामा ने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया। इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, दो या फिर दोनों या कोई भी, ठीक है। चलिए देखते हैं उत्तर। केवल दो सही है, बता रहे हैं कि दो वाला सही, केवल ये वाला गलत है और ये सही है। भीकाजी रुस्तम कामा ने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया था, लेकिन ये सरकार में बरकतुल्लाह राष्ट्रपति नहीं थे। फिर कौन था बताइए? 1915 में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना अफगानिस्तान में की गई थी। सरकार के राष्ट्रपति कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, जबकि बरकतुल्लाह क्या थे? प्रधानमंत्री। कंफ्यूजन कर दिया, राष्ट्रपति नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। इस सरकार को जर्मनी व रूस ने मान्यता दी थी। क्यों? क्योंकि 1914 से 1918 के बीच में क्या चल रहा था? विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो है जर्मनी और रूस जो है ब्रिटेन के खिलाफ थे, तो जो है जर्मनी रूस ने क्या किया? सरकार को मान्यता दी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
भीखाजी रुस्तम कामा ने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया था। ये बात सही है। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशंस कहा जाता है। किसको? भीखाजी रुस्तम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ही होना चाहिए शायद, क्रम तो सही है, देख चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 10 था ये और ये आपका आ गया 11। निम्नलिखित में से बंगाली का प्रकाशन किसने शुरू किया था? ठीक है, बंगाली। अरविंद घोष, देवेंद्रनाथ टैगोर, गिरीश चंद्र घोष या फिर बाल गंगाधर तिलक। बंगाली का प्रकाशन जो है किसने शुरू किया था? और इनका नाम है गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, ध्यान रहे क्या नाम है? गिरीश चंद्र घोष। अब देखिए व्याख्या में कैसे आपको समझाते हैं। अरविंद घोष, क्योंकि नाम यहां पर दिया हुआ है ना, क्या अरविंद घोष भी दिया है तो सबको समझा देते हैं। अरविंद घोष ने वंदे मातरम का प्रकाशन किया। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर का प्रकाशन किया और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन संपादन किया था। ठीक है, बंगाली जो थी अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, जो बंगाली समाचार पत्र था वो किस भाषा का था? अंग्रेजी। अब देखिए कंफ्यूजन वाली बात, नाम है बंगाली, भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। ठीक है, आप सोचे आप ये बंगाली, इसका नाम समाचार पत्र, नाम तो बंगाली भाषा में छपा होगा। ठीक है, लेकिन नहीं, छपा है अंग्रेजी में। ठीक है, उसकी जो भाषा थी अंग्रेजी थी लेकिन नाम था बंगाली। बंगाली की स्थापना 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने कोलकाता स्थित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के रूप में की थी। समाचार पत्र का संपादकीय रुख कैसा था? राष्ट्रवादी था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके संस्थापक के रूप में कार्य किया। ठीक है, इनका नाम खैर नहीं आया था। ठीक है, तो बंगाली के जो संपादक थे वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, इतनी चीजें हैं, मतलब कि इतने विकल्प आपके गलत हो रहे थे, जो सही है वो तो है ही है, जो गलत हो रहे थे उनकी व्याख्या भी सही बताना जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सुभाष चंद्र बोस 1937 और 1938 दोनों कांग्रेस के सम्मेलनों में अध्यक्ष हुए, चुने गए थे। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में प्रकाशित हुई थी। अब इसमें से कौन से कथन सत्य है, कौन से असत्य है, इन पर आपको विचार करना है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। आइए, सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन दोनों के अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखना, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। लोक सेवा आयोग मतलब पता नहीं इसको कितना प्रिय प्रश्न है ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, त्रिपुरी संकट पूछ दिया जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, ये सब पूछ दिया, मतलब कि त्रिपुरी संकट क्या था वो भी पूछ दिया जाएगा। 1939 में उन्होंने पट्टाभी, ये त्रिपुरी संकट है, 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर चुनाव जीता था। यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा इसके लिए चुनाव हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। ठीक है, दरअसल अब जो महात्मा गांधी को पसंद नहीं आया। ठीक है, अब महात्मा गांधी चाह रहे थे कि जो है पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, चुनाव हो गया, इस चक्कर में चुनाव हो गया तो एक साइड जो है पट्टाभी सीतारमैया, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, और जीत गए सुभाष चंद्र बोस। अब जो है गांधी जी का मुंह बन गया मतलब अगर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो मुंह बन जाएगा ना तो महात्मा गांधी से विवाद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ऐसा है, जाओ, हमको ना अध्यक्ष बनना है और ना ही कांग्रेस में रहना है, हम रहेंगे ही नहीं, जाओ मुंह बनाओ। फिर क्या किया, इस्तीफा दे दिया और जाकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों पर अत्याचार की बात कही गई है। ठीक है, ये वाली मतलब बात सही है, नहीं कि दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, पहला सुभाष चंद्र बोस वाला भी सही है और दूसरा जो पीरपुर रिपोर्ट है वो भी आपकी सही है। ठीक, चलिए, अवध किसान सभा के संदर्भ में असत्य कथन चले। अब देखिए यहाँ पर असत्य पूछ दिया। ठीक है, अब दोनों मिक्सचर आपको दे रहे हैं।
सिर्फ जो है सत्य सत्य की आदत नहीं डालेंगे, कुछ असत्य भी तो लाइए, या फिर सिर्फ असत्य नहीं, झूठे कितना बोलोगे, कुछ सच भी तो बोलो, है ना। तो झूठ और सच का मिक्सचर लेकर के चलेंगे, ठीक है। आइए, अवध किसान सभा, हाँ, इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। बाबा रामचंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू इसके नेता थे, ठीक है। आप बताइए केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही, या फिर एक भी नहीं सही है? केवल एक सही है, केवल एक सही है। अच्छा, तो पूछा गया है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, ये वाला गलत है कि ये वाला गलत है? तो उत्तर हमको मिला है केवल एक, यानी कि ये वाला गलत है, ठीक है, और ये वाला सही है। चलो अब व्याख्या देखते हैं। प्रश्न को समझना जरूरी है ना भाई। असत्य पूछा गया है, इसका मतलब ये वाला गलत, मतलब कि स्थापना इसकी 1918 में नहीं हुई है, किसी और साल में हुई है, 1918 में नहीं हुई है, ठीक। अवध किसान सभा की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने प्रतापगढ़ में की, ठीक है। कहां पर की थी? प्रतापगढ़ में। जबकि उत्तर प्रदेश किसान सभा, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली अवध किसान सभा है और नीचे वाली उत्तर प्रदेश किसान सभा है, इसका गठन 1918 में हुआ था। अब कितना कंफ्यूजन वाली स्थिति बनेगी। जो हमने प्रश्न पूछा है 1918 वाला, तो ये आपकी यहां पर स्थापना तो हुई है, लेकिन अवध किसान सभा की नहीं, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई है, जबकि अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई है। इतनी कंफ्यूजन वाली स्थिति है, इसलिए मैंने इस चीज को यहां पर डाल दिया है, ताकि आप अवध किसान सभा और उत्तर प्रदेश किसान सभा में डिफ्रेंशिएट कर पाए कि पहले स्थापना आपकी उत्तर प्रदेश किसान सभा की हुई है, इसके 2 साल बाद अवध किसान सभा की स्थापना हुई है, ठीक है। गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय यूपी किसान सभा के गठन से जुड़े हुए थे, ठीक है। इतने लोग जो यूपी किसान सभा, यानी कि इस सभा से ये लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। तो दोनों बातें स्पष्ट आपकी हो गई हैं कि आपकी अवध किसान सभा अलग है और उत्तर प्रदेश किसान सभा आपकी अलग है। आगे आते हैं, चलिए कथन कारण हम लोग फिर आ गए हैं। कथन आपका यह कि वर्ष 1881 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में लागू हुआ था। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध था, ठीक है। यानी कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य कर नहीं सकते हैं। जो 1881 का, इसको हम फैक्ट्री अधिनियम या कारखाना अधिनियम भी कहते हैं, किसके काल में आया था? लॉर्ड रिपन के काल में ये आया था। और इसमें कहा गया था, मतलब यहां पर कहा जा रहा है, देखो सही है कि नहीं गलत है जो भी है, कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य नहीं कर सकेंगे या उनके कार्य करने पर प्रतिबंध है। अब कौन सही कौन गलत है ये सब आप बताएंगे, है ना। हम आएंगे सीधे उत्तर पर, और यहां बताया गया कि ये तो सही है किंतु आर गलत है, यानी कि कथन आपका जो कहा गया वो तो सही है, लेकिन कारण जो है वो सही नहीं है। जैसे जो 1881 का कारखाना अधिनियम था वो लॉर्ड रिपन के समय में लागू हुआ था, ये बात सही है। यह है उन कारखानों पर लागू था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी, यानी कि कम से कम 100 या फिर अधिक, ठीक है। अगर 100 से संख्या कम है, श्रमिक है या जो मजदूर है, तो वहां पर ये लागू नहीं होता था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध था, 12 नहीं, प्रश्न में 12 था, नहीं वो गलत था, ये सही है कि 7 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चे हैं तो वो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित थी, यानी कि 9 घंटे से अधिक आप काम नहीं ले सकते। कितने साल के? 7 साल से, और 12 साल का अगर बच्चा है तो उससे आप 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। हालांकि ये भी एक तरह से अच्छा नहीं था, ठीक है। अब 7 साल से जो है 12 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, 9 घंटे काम कर पाएगा?
आज की डेट में आप देखिए एक मजदूर जो बिल्कुल एडल्ट है ना, मतलब वो मुश्किल से 5-6 घंटे काम करता है, ठीक है, मुश्किल से, सही से अगर देखा जाए 5-6 घंटे काम करता है, ठीक है, और उसकी लेबरी, उसकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है। अब ये 9 घंटे, वो भी बच्चे पर। अब तो खैर अच्छी बात है कि जो है लेबर कानून इन्फोर्समेंट में लागू है और ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। 1881 के इस अधिनियम के तहत प्रतिदिन 1 घंटे का आराम एवं महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान था, ठीक है, यानी कि प्रतिदिन 1 घंटे आराम आपको करने मिलेगा और महीने में 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। और जो 4 दिन की छुट्टी महीने मिलती है, जिसको हम लोग संडे के रूप में मनाते हैं, ठीक है, जिसको हम संडे के रूप में मनाते हैं, ठीक है, वो इसी जो है फैक्ट्री अधिनियम की देन है, या कह लो कि लॉर्ड रिपन के काल में ऐसा प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो वही जो है, अब वो 4 दिन कौन से थे वो तो निर्धारित नहीं है, ठीक है, लेकिन अब है ना कि अब दिन 7 है तो संडे को जो है वो छुट्टी का दिन कहा गया, तो वही चीजें जो है मतलब किसी ना किसी रूप में चली आ रही है, ठीक है। वही आज वर्तमान में लागू है कि महीने में वैसे 4 संडे मोस्टली, मतलब कभी कभी 5 पड़ गए होंगे, ऐसा कोई हो जाता है कि फर्स्ट डे भी संडे हो, लास्ट भी हो, तो ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 4 संडे पड़ते हैं, कोई 4 छुट्टी आपकी हो गई। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पत्रिका का नाम दिया गया है और स्थान यानी कि वो कहां से प्रकाशित होती थी। दिग्दर्शन, इंडिया, हिंदू, द ट्रिब्यून। स्थान आपके बंबई है, मद्रास है, कलकत्ता है, लाहौर है। ये आपको एबीसीडी से मिलाना है, ठीक है, मिलाइए आराम से। उस आप प्रश्न को, हम तो आगे बढ़ जाते हैं चूंकि समय बहुत लंबा ना लगे, वीडियो बहुत लंबा ना हो, ठीक है। वैसे हम इतना चूंकि आपको समझाने के चक्कर में मानता हूँ, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाता हो, लेकिन वही ना कि दिल है कि मानता नहीं। अब सोचते हम तो अगर सोचते कि अगर ये नहीं बताएंगे तो बच्चों का ये छूट जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तो हम सोचते कि मतलब कितना हम आपको बताते हैं, हम चाहते हैं कि आपको सब कुछ बता दें, लेकिन है कि एक समय की पाबंदी होती है। अभी चाहे तो वीडियो हम 1.5 घंटे 2 घंटे भी खींच सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप बोर हो जाएंगे, है ना। और आप कह रहे सर आप जो है 1.5 घंटे पढ़ाए हो और मतलब आपने पढ़ाया हमको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा समय की जो है इज्जत करते हैं, समय का सम्मान करते हैं और कम समय में आपको अधिक चीजें हम परोसने का काम करते हैं। ये हमारी जो है रणनीति रहती है। तो इसमें डी वाला सही है, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं। दिग्दर्शन पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से मार्समैन द्वारा किया गया है। इंडिया पत्रिका का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी द्वारा बंबई से किया जाता था। यह एक अंग्रेजी पत्रिका थी, ठीक है। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन मद्रास से किया जाता था। अंग्रेजी दैनिक द ट्रिब्यून का प्रकाशन दयाल सिंह मजीठिया द्वारा लाहौर से किया जाता था, ठीक है। तो ये जो है इसके पूरे चारों विकल्प हैं जो आप मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों को क्रमवार व्यवस्थित करें। गडकरी विद्रोह, कूका विद्रोह, कुकी विद्रोह और चेचू आंदोलन, ठीक है। इसको क्रम से मतलब कि ईयर वाइज आपको कि कौन सा पहले हुआ था और फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरीके से आपको मिलाना है, ठीक है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। 1 2 3 4 यानी जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं, ठीक है, एक क्रम बिल्कुल सही लिखा है। पहले गडकरी, फिर कूका, फिर कुकी, फिर चेचू। ईयर देख लेते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, ठीक है। पश्चिमी पंजाब में कूका विद्रोह 1860 में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। कुकी विद्रोह मणिपुर एवं त्रिपुरा में 1917 में हुआ था और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 1920 में असहयोग आंदोलन के समय शक्तिशाली सत्याग्रह के रूप में चेचू आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। 1920 के दौरान उधर गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, इधर जो है आंध्र प्रदेश में चेचू आंदोलन चल रहा था। तो इससे भी काफी जो है असहयोग आंदोलन को काफी सहायता मिली और काफी सहयोग मिला था, ठीक है। चलिए 17 पर आ गए हैं और आज इस सीरीज में हम लोग ने जो है ज्यादा नहीं 20 क्वेश्चन रखा हुआ है, तो हम लोग किनारे आ गए हैं, बहुत लंबा नहीं जाएगा, परेशान ना हो, बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। और अगर 3 महीने आपने इस तरह से धैर्य बनाए रखा, ठीक है, तो फिर आपको जीवन में कभी धैर्य बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिलेक्शन हो जाएगा, राजा बन जाएंगे, एकदम से राजा की जिंदगी जिएंगे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आदि ब्रह्म समाज, आर्य समाज,
या फिर साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, इनको क्रम से आपको बताना है। चलिए, क्रम आपका है 2, 1, 3, 4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक, कब? 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के विभाजन के उपरांत आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि जब ब्रह्म समाज का विघटन हुआ तो एक नया बना आदि ब्रह्म समाज। कब? 1866 में। ठीक है, किसने बनाया? केशव चंद्र सेन ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती की थी। ब्रह्म समाज के विघटन के बाद साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने की थी। ठीक है, यानी कि ब्रह्म समाज भी 2 बार हुआ है, एक विघटन हुआ है, एक बार आदि ब्रह्म समाज और एक बार हुआ था आपका जो दूसरा नाम है भारत का ब्रह्म समाज। ठीक है, तो 2 बार इसका विघटन हो जाता है ब्रह्म समाज का। आइए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों से संबंधित था? क्योंकि बौद्ध धर्म में जो जुड़ जाता था या उसकी दीक्षा लेता था तो जो पुरुष होता था उसको भिक्षु कहा जाता था और जो महिला होती थी उसको भिक्षुणी या भिक्षुणियों को कहा जाता। ठीक है, तो कौन सा धर्म ग्रंथ भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए के नियमों से संबंधित था? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक या इसमें से कोई नहीं? बताइए क्या आंसर होगा? और इसका उत्तर आपका हो जाएगा विनय पिटक। ठीक है, बुद्ध धर्म आपने त्रिपिटक पढ़ा होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको 3 टोकरियां, त्रिपिटक या 3 टोकरियां विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक पारंपरिक शब्द है। ठीक है, क्या है? पारंपरिक शब्द है। कौन सा? त्रिपिटक। 3 पिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक की विषय वस्तु भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी नियम है। अब ये मठ क्या थे? जैसे आजकल नहीं लोग यार बहुत बड़े मठाधीश हो कहते थे ना, मठाधीश का मतलब तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मठ का मतलब नहीं पता है। मठवासी नियम है। इसे अनुशासन की पुस्तक भी कहा जा सकता है। इसकी 3 पुस्तकें हैं, सुत्त विभंग, खंडक और परिवार। किसकी? विनय पिटक की 3 पुस्तकें भी हैं, सुत्त विभंग, खंडक और परिवार। ठीक है, देखिए मठ क्या था। अब जैसे बौद्ध धर्म है, ठीक है, आजकल जो मान लो कोई साधु बन गया, संत बन गया, तो वो जाके कहाँ रहता है? मंदिर में रहने लगता है जाकर के। ठीक है, कहीं पर रहने लगता, आश्रम बना लेता है। तो उस काल में यानी कि बुद्ध के काल में बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, स्वीकार कर लिया, तो अब वो फिर जो है गृहस्थ जीवन में तो रह नहीं सकता, गृहस्थ उसको त्यागना पड़ेगा। ऐसा मतलब कि बस बीवी बच्चों के साथ रह रहा, अपना बस जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म भी दीक्षा लिए हुए और अपने घर में भी इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो फिर वो घर में नहीं रह सकते, यानी कि अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। तो कहाँ रहेंगे? तो उन लोगों के लिए यानी कि घर के बाहर, यानी कि बाहर जंगलों में या जहां पर जो एकांतवास था वहां पर जो है रहने के आवास बना दिए जाते कि आप यहाँ पर रहोगे। तो उन्हीं आवासों को कहा जाता था मठ, यानी कि जिसमें बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिक्षुणियां रहती थी, तो उनके निवास स्थान को, उनके आवास को कहा जाता था मठ। ठीक है, तो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए मठवासी नियम है। अब मठ में आप रहोगे तो उसके कुछ नियम भी होंगे ना, कि आप कितने सुबह उठ के आपको आराधना करनी, पूजा करनी, जो भी करनी हो, ठीक है, या उनके उपदेश सुनने हैं, यह कहना है, प्रचार पर जाना, जो भी नियम उनके होते हो, ठीक है, तो वो क्या है? विनय पिटक में, जो विनय पिटक है उसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए कि किस प्रकार से आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में सत्य कथन चुने, सत्य चुनना है। इनकी आत्मकथा का नाम इंडिया डिवाइडेड है। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, आत्मकथा का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। स्थापना किसकी की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की।
कौन सही है? एक, दो, दोनों या फिर कोई भी नहीं? केवल दो सही, पहला गलत है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, इसकी राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बोस इसके अध्यक्ष थे और एस एस कविसर इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक, आप देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक, एक नई चीज आपको मिल गई कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो तो इसके अध्यक्ष थे, उनकी स्थापना की। मान लो पूछ दे अध्यक्ष कौन नहीं थे, आप बताओ उपाध्यक्ष कौन थे, ये बताओ। अध्यक्ष तुमको पता है, उपाध्यक्ष बताओ। तो क्या बताएंगे? एस एस कविसर इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, वर्ष 1940 में इसका अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष के लिए आतंकवादी कार्रवाई का आग्रह किया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दी है जानकारी के लिए। और आज हमारा यह है लास्ट प्रश्न। आज की सीरीज में हमने 20 क्वेश्चन ही रखे हैं। मुझे लगता है कि 25 बहुत वीडियो लंबा हो जाता था। ठीक है, कोई करीब 1 घंटे के आसपास जाता था। हो सकता है कुछ लोग जो है अरे सर इतना लंबा, तो हमने कराएंगे सब कुछ, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 20 क्वेश्चन आप जान लीजिए कि ये एक प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न में 3-3, 4 प्रश्न बने हुए हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, मतलब कभी कभी तो उस जो है प्रश्न से पूरा टॉपिक ही स्पष्ट क्लियर हो जाता है, समझ रहे हैं? तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। इस सीरीज में बहुत वजन है, ये बहुत भारी सीरीज है और इसको जानबूझ के भारी बनाया गया है। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। अंग्रेजों की भारत में भू राजस्व नीतियों के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था 51% भूभाग पर 51% ब्रिटिश भूभाग पर लागू थी। ठीक है, और महलवाड़ी व्यवस्था 19% ब्रिटिश भूभाग पर लागू थी। दो के बारे में बात हो रही है, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, कथन कौन सा सही है? एक, दो, दोनों, फिर या कोई नहीं? और इसका उत्तर आपका मिलेगा केवल एक। जो पहला वाला है वो तो सही है। कैसे? रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था। ठीक है, किसमें? रैयतवाड़ी में, यानी जिसको भूमि दे दी गई वो भूमि का स्वामी हो गया, जो सरकार को लगान के देने के लिए उत्तरदायी होता था। यानी कि भूमि पर आप जो दी गई आपका मालिकाना हक है, लेकिन उसकी लगान आपको सरकार को भरनी पड़ेगी। भूमिदार के पास भूमि को रहने, रखने, बेचने का अधिकार होता था। वो बेच भी सकता था, आपके पास रख भी सकता था। अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत के 51%, 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर रखा था, जबकि स्थायी बंदोबस्त 19% पर। ठीक है, और महलवाड़ी 30% पर। ठीक है, यह सिस्टम था। महलवाड़ी 19 पर नहीं, महलवाड़ी थी 30% ब्रिटिश भूभाग पर, और जो स्थायी बंदोबस्त था वो था आपका 19%। ठीक है, तो 51, 19 कितना हो गया? 70 और 30, 100। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी ऐसे याद करिएगा, रैयतवाड़ी 51, ठीक है, एम महलवाड़ी 30, और तीसरी आपकी है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, एस ऐसे कर लीजिएगा 19। ठीक है, आरएमएस कर सकते हैं। ठीक है, आरएमएस 50, 51%, 30%, 19%। ठीक है, इस तरह से, मतलब कि ये हमने मतलब ऐसी रैंडमली बना दिया, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक, आरएमएस रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त 51, 30, 19 इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इस तरह आपका ये आज का लेक्चर जो है होता है खत्म। 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही दमदार, एकदम धांसू टाइप के हमने प्रोवाइड कराए हैं और इतनी बेहतरीन व्याख्या करी है कि अगर आपने प्रश्न, अगर ये फंस गए आपके प्रश्न, जान लीजिएगा परीक्षा में आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, पूरी बार आपका एकदम से धड़ल्लेस निकल जाएगा। ठीक, तो इस सीरीज को एकदम से हम तो कंटिन्यू रखेंगे ही, लेकिन आप लोग भी बहुत प्यार से और मन से देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर छोड़ के जाया करिए। मतलब ऐसा ना कि अब हमको मोटिवेशन कहाँ मिलेगा? आपसे ही मिलेगा ना। मतलब कि हम तो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन मुझे मोटिवेट कौन करेगा? ये तो बताइए। हमारे पास कोई और थोड़ी मोटिवेट करने के लिए, आप ही लोग हमको मोटिवेट करेंगे। कैसे करेंगे? हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, सारे कमेंट का जवाब देते हैं, आप देखते भी होंगे। ठीक है, और
अगर कुछ आपको कमी लगती है, आपका कुछ सुझाव है, कोई सजेशन है, तो उसको भी आप रखिए, आपके सुझाव आमंत्रित है। हम पूरा सुधार करने का प्रयास करेंगे जो भी संभव होगा, और इसको और हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कोई कमी है, अगर कुछ इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।